किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। बहुत ही बढ़िया, जितने भी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ चुके हैं आप सभी लोग फास्ट रिप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी से रिप्लाई, एकदम से एक्टिव फॉर्म में। अगर आप लोग वन डे एग्जाम टारगेट चैनल पे जुड़े हैं तो आपको एकदम से एक्टिव रहना, जोश के साथ, जुनून के साथ आपको रिप्लाई करना है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, फ्रॉबेल। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रॉबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का उद्यान, बच्चों का बगीचा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। विकल्प यहाँ पे आपका विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, थॉर्न महोदय, FC थॉर्न। संकलनात्मक परामर्श क्या होता है? इस परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है और ना ही अधिक निष्क्रिय होता है, तो ऐसे परामर्श के जन्मदाता हैं FC थॉर्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? बच्चा कोई अवांछित व्यवहार कर रहा है, उसके संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आप लोग ऑप्शन जल्दी से चूज करिए, हमको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? डी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे के अंदर जो अवांछित व्यवहार है उसके कारणों का पता लगाए और उसका उपचार करने की पूरी कोशिश करे, उपचार के लिए सुझाव दे, जैसे भी उपचार हो सके उसे करना चाहिए। अगला है, डिसलेक्सिया संबंधित है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे जरूर पूछा जाता है, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेजिया, इन सब से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है डिसलेक्सिया। गणितीय कौशल संबंधी समस्या से डिस्कैल्कुलिया, लेखन संबंधी समस्या से आपको मैंने बताया है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ये सब किसके लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, CWSN का अर्थ क्या है? CWSN, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN। इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? परामर्श का एक तत्व कौन सा नहीं है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है वृत्तिक वृद्धि। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होता है, किंतु इसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सी, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। सन 1942 ईस्वी में प्रयागराज में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। हमने आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाया था, उसमें सारी चीज़ें सब पढ़ा दी हैं। आपको वो वीडियो कम्युनिटी पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, वन मानुषों से। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का पठार है
अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अपराध। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। देखिए अधिगम का पठार है क्या? अधिगम का पठार या सीखने का पठार? जैसे सिंपल सी बात आप देखिए, हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते हैं, हम उन्नति कभी कम और कभी अधिक करते हैं। जो हमारी उन्नति कभी अधिक कभी कम होती रहती है। कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल नहीं होती है, और अपनी इस उन्नति को अगर हम एक ग्राफ पेपर पे अंकित करें तो उन्नति पहले कम, फिर कभी अधिक, कभी कम, कभी अधिक, ऐसे होता रहता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस सपाट स्थल को क्या कहेंगे? सीखने का पठार कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं, जब उन्नति रुक सी जाती है। ठीक, चलिए हम जैसे शुरू में अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, ये सब सीखते हैं तो हमारी उन्नति शुरू से लास्ट तक हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तो ये जब सपाट स्थिति आ जाती है तो इसी को कहते हैं अधिगम का पठार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, स्किनर साहब है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक एक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण किया जाए। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उसी व्यवहार का अनुकरण करके अच्छा सीखते हैं। अगले समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता की संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहलर, हल, कैंडलर, फिर ब्रेक। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता की संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? विकल्प आप सभी के सामने, डब्ल्यू एल एन बुश, डेविड ह्यूम, एचिसन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, डेविड ह्यूम शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। मेनली यहाँ पे देखिए सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से एलन बुश और एचिसन संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, दूरवर्ती स्तर। शिक्षण अधिगम का स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक शिक्षण नीति कौन सी नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपके यहाँ पे बी, व्याख्यान। व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा एक कोई विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, प्रकट करके वो चले जाते हैं। बस वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपना वो व्याख्या देते हैं, अपने व्याख्यान वो देते रहते हैं, लेक्चर वो बताते रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता एक नहीं है? कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। चारों में से एक है जो समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। आप लोगों को टाइम दे देते हैं, आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग पढ़िए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, यह केवल विशेष, केवल जुड़ना ही नहीं है इसमें, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। केवल शब्द ही नहीं होगा समावेशी शिक्षा में।
समावेशी शिक्षा का अर्थ है विभिन्न अक्षमता वाले बच्चे को नियमित कक्षाओं में, जो अक्षम है उनको भी, जो सामान्य है उनको भी, साथ में बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में शिक्षा देना क्या होता है? समावेशी शिक्षा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसमें अभिभावक कथन शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, अभिभावक कथन। फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन शामिल है, लेकिन अभिभावक कथन ये शामिल नहीं है। आप लोग अच्छे से अगर बीएड बीटीसी पढ़े होंगे तो इसमें होगा। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रूपग्राम। नेक्स्ट है, हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था? हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था? कथन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डॉक्टर मेस। डॉक्टर मेस के अनुसार हम करके सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, वर्णन, स्मृति, बोध, चिंतन, ये सभी शिक्षण के 3 स्तर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य क्रिया होती है कौन सी? क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपर्युक्त सभी की? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, क्या निहित है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उद्दीपक सामान्यीकरण। जब बच्चा काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार का अनुबंधन हो जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। देख करके वो डरने लगता है। उद्दीपक जो वातावरण में क्रिया हो रही है उसे कहते हैं उद्दीपक, जो कुछ जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो कहलाता है उद्दीपक। एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा और बाल्टर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1963 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है, कब बनता है? परिपक्वता के कारण, तो सीखना और अच्छा होता है। अभिप्रेरणा के कारण, और अच्छा सीखा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, थकान के कारण। सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती। अभी मैंने आपको बताया सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती रहती है। इसका मेन कारण क्या होता है? थकान है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर इसमें कैसी हो जाती है स्थिति? पठार जैसी हो जाती है। ठीक है, रुकी रुकी सी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपी टेट का जो सीडीपी आता है, कहाँ से कैसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ कंफर्म नहीं है। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, सीटेट का सीडीपी करना आसान होता है, यूपी टेट का नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या पूछ लेते कुछ कंफर्म नहीं है। क्लाउड और पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, व्यक्तित्व के मापन में। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। यह कैसा परीक्षण है? प्रक्षेपी है, प्रोजेक्टाइल।
इस प्रकार का ये परीक्षण है प्रक्षेपी। निम्न में से कौन सा शेष, निम्न में से एक कौन है जो तीनों से भिन्न है? टीएटी हो गया, 16PF हो गया, रेवन का परीक्षण हो गया, ड्रायमैन का परीक्षण हो गया। अब यहां पे देखिए ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है सी, रेवन का परीक्षण। टीएटी, 16PF और ड्रायमैन परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है, जबकि रेवन का परीक्षण क्या है? ये अशाब्दिक परीक्षण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है 7, यहां पे देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका पूछी जा रही क्या है? इसकी माध्यिका है 8 है, 9 है, 10 है, 9.5 है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर n/2 वां पद, ध्यान दीजिएगा n/2वां पद, n में 2 का भाग दीजिए। n कितनी है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2 कितना हुआ? अब 3वां पद कौन सा है? 1, 2, 3, ठीक है, ये देखिए 3 और 10, इसके बीच 9.5। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, 9.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको यहां पे बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा। थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें कोहलर, कफका ये सभी प्रमुख हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है क्या? संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, संवेग। मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताया और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को, देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? अर्थ प्रदान करना क्या होगा? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 5 वर्ष के मोहन की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आई क्यों पूछा जा रहा है? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु कितनी है? 8, और यहाँ पे देखिए वास्तविक आयु 5 वर्ष, 8/5 गुणे 10, 100, ठीक है, 5 दूना 10, 20 हो गया। अब 20 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? 180 बुद्धि लब्धि, 160 बुद्धि लब्धि। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, 160। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? विकल्प आप सभी के सामने, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, 36 से 49 के बीच। देखिए बुद्धि लब्धि की जो सीमाएं हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 130 से अधिक है तो प्रतिभाशाली है, 121 से 130 के बीच है तो क्या प्रखर बुद्धि है, 111 से 120 के मध्य तीव्र बुद्धि है, 91 से 110 के मध्य सामान्य बुद्धि, 81 से 90 के बीच मंद बुद्धि, ठीक है, 81 से 90 के बीच मंद बुद्धि, और 71 से 80 के बीच अल्प बुद्धि, 71 से कम है तो जड़ बुद्धि, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? प्रशिक्षण योग्य, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 36 से 49 के बीच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, रोरशाक इंक ब्लड टेस्ट, रोरशाक
इंक ब्लैक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है व्यक्तित्व। रोसा इंक ब्लैक टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। यह एक प्रक्षेपी विधि है। इसका निर्माण किसने किया था? हर्मन रोसा ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, स्मरण करने की इच्छा है, तो यहाँ पे विस्मृति का कारण ये नहीं है। अगर आप इच्छा रख रहे हैं तो ये जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चाहे लाइव हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, जैसे भी आप लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। एक लाइक और एक शेयर, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग भी एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए, अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो। ठीक, चलिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, कौन सी है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। पहली एक संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष है। चौथी है औपचारिक संक्रिया अवस्था 11 से लेकर के 14 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक आपको बताना है। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, ये सभी। विकल्प आपका सही हो जाता है डी, सब कुछ शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने चिंतनशील सोच की अवधारणा 1910 में दी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तरों के अंतर्गत अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण है, लेकिन कल्पना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है? अभी मैंने क्वेश्चन करवाया, विस्मरण है। सीखी गई बात को धारण करने और फिर से स्मरण, पुनः याद करने में असफल होना विस्मरण है, भूलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है किसमें? केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है। मैकडूगल ने ही कहा है, मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। कहने का मतलब, मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है और यह जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। ठीक, एक बार आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करिए, लाइक शेयर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक लब्धि पूछा जा रहा है। गार्डन, शोलिन, वर्टन हॉल, सिरिल वर्ड। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के। और